नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। पिछले 3 सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रस्ट, सोसाइटीज़, सेक्शन 8 कंपनीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की टैक्स एग्जम्पशन को लेके जो प्रोविजंस होते हैं, टैक्स एग्जम्पशन को मिलने को लेकर, टैक्स एग्जम्पशन को बनाए रखने को लेकर, टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करने को लेकर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें बहुत ही सब्सटेंशियल चेंजेस किए हैं। इसी प्रकार से पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से 2 जजमेंट आई कि ट्रस्ट, सोसाइटीज़, सेक्शन 8 कंपनीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। आपको केवल चैरिटेबल एक्टिविटीज़ ही करनी है। तो और इसके बाद तीसरा पॉइंट, पिछले 2-3 सालों से जब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रस्ट, सोसाइटीज़, सेक्शन 8 कंपनीज को रजिस्ट्रेशंस, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस या प्रोविजनल अप्रूवल्स ऑटोमेटिक देने शुरू किए हैं, तब से एक बाढ़ सी आ गई है ट्रस्ट, सोसाइटीज़, सेक्शन 8 कंपनीज को लेकर। तो अगर आप एक एनजीओ चला रहे हैं तो आपको एनजीओ चलाते समय इनकम टैक्स के प्रोविजंस की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपने एनजीओ की टैक्स एग्जम्पशन को बनाए रख सकें। आपने एनजीओ बनाया है समाज की सेवा करने के लिए, आपने एनजीओ बनाया है समाज को कुछ देने के लिए। इस मकसद को पूरा करने के लिए आपका डोमेन है अथवा नहीं है, इसके बावजूद आपको ट्रस्ट, सोसाइटीज़, सेक्शन 8 कंपनीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पर क्या इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगते हैं, ये कैसे काम करने हैं, ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो सचमुच में आपके लिए आई ओपनिंग होंगे, और आप इन पॉइंट्स को जब अपने एनजीओ में अप्लाई करेंगे तभी आप अपने एनजीओ में टैक्स एग्जम्पशंस को मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जिस दिन आपके एनजीओ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई डिमांड नोटिस आ सकता है। तो अगर अपने एनजीओ को आपने बहुत ही कंफर्टेबली टैक्स एग्जम्पशंस को क्लेम करते हुए चलाना है तो मेरे इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले हमारे वीडियोस खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएं। वीडियो में कुछ भी ऐसा अच्छा लगे जिसने आपके जीवन में एक नॉलेज का नया पॉइंट जोड़ा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, ट्रस्ट, सोसाइटीज़, सेक्शन 8 कंपनीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में टैक्स एग्जम्पशन को बनाए रखने के 5 पॉइंट। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, 50% से ज़्यादा टैक्स काउंसिल्स, टैक्स प्रोफेशनल्स को भी इस बात की क्लैरिटी नहीं होती कि एक एनजीओ को अपनी टैक्स रिटर्न कौन से फॉर्म पे भरनी चाहिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एक एनजीओ का प्रमोटर होने के नाते आपको भी समझना पड़ेगा, सारी ड्यूटी आपके टैक्स काउंसिल की या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं हो सकती। तो इसका मैं जवाब देता हूँ। नंबर 1, यदि आपके एनजीओ के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जारी किया हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ग्रांट किया हुआ किसी भी प्रकार का कोई एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है आपके पास, यानी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है या अप्रूवल है, आपके पास सेक्शन 12AB का रजिस्ट्रेशन है या आपके पास सेक्शन 10 क्लॉज 23C का अप्रूवल है, सेक्शन 10 क्लॉज 46 का अप्रूवल है, कोई भी रजिस्ट्रेशन यदि आपके एनजीओ के पास है तो आपके एनजीओ की टैक्स रिटर्न जाएगी ITR 7 पे। और इसके विपरीत यदि आपके एनजीओ के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ग्रांट किया हुआ कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है,
तो आप केवल मात्र एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं जिसके टैक्स रिटर्न ITR 5 पे जाएगी। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप एक एनजीओ के प्रमोटर हैं। इस एनजीओ में आपको समझना होगा डोनेशंस, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉर्पस डोनेशन क्या होती है। आज ही आप मेरे से वायदा कीजिए, आज ही आप एक रसीद बुक छपवाइए। जब भी कोई डोनर आपको डोनेशन देता है तो उससे साफ साफ पूछा जाए, उसको ये चॉइस दी जाए कि ये डोनेशन वो क्यों दे रहा है। कॉर्पस डोनेशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, कॉर्पस डोनेशन जैसे एक कंपनी की शेयर कैपिटल होती है, जैसे बिजनेसेस में शेयर कैपिटल लगी होती है, इसी प्रकार ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की जो कैपिटल होती है वो कॉर्पस डोनेशन होती है। आपको अपने डोनर को एक चॉइस देनी चाहिए कि वो जो आपको डोनेशन दे रहा है ये कॉर्पस डोनेशन है या जर्नल डोनेशन है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए दोस्तों, कॉर्पस डोनेशन सीधा आपके ट्रस्ट, सोसाइटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के बैलेंस शीट में जाएगी। कॉर्पस डोनेशंस पर इनकम टैक्स नहीं मांगा जाता है। कॉर्पस डोनेशन आपके टोटल इनकम का हिस्सा नहीं होती, जबकि जर्नल डोनेशंस को आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में शामिल करना है, उसे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना है, उसका हिसाब किताब देना है। तो ये होती है कॉर्पस डोनेशंस। आप अपने मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ए नाम का एक व्यक्ति है जिसने आपके एनजीओ को 1 लाख रुपए की डोनेशन देनी है। अब ए जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। यदि ए आपके एनजीओ को डोनेशन देते समय एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाता है कि मैं जो आपको 1 लाख रुपए की डोनेशन दे रहा हूं, इससे स्कूल की बिल्डिंग ही बनाई जाएगी या इससे कोई किताबें ही खरीदी जाएंगी या इससे कोई पानी की टंकी ही बनाई जाएगी, तो जब भी कोई डोनर डोनेशन देते समय उसका अल्टीमेट यूज भी स्पेसिफाई कर देता है, तो इस प्रकार की डोनेशंस को कॉर्पस डोनेशंस कहा जाता है, जो सीधे आपके ट्रस्ट की कैपिटल बनती हैं, बैलेंस शीट में जाती हैं, इन पर आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होता। इसके विपरीत यदि ए नाम का व्यक्ति है, आपके एनजीओ को 1 लाख रुपए दान देना चाहता है, लेकिन ए के पास ऐसी कोई समझ नहीं है, ऐसी कोई विजडम नहीं है। ए ने केवल आपके एनजीओ को 1 लाख रुपए का दान दे दिया, लेकिन उसके अलावा उसने ये आप पर छोड़ दिया कि आप इससे स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बंटवाएं, आप लोगों को खाना खिलाएं, आप स्कूल के लिए एक बस खरीदें। ये सारा का सारी जो जिम्मेदारी है वो ए ने आपके विजडम पर, आपके डिसीजन पे छोड़ दी। तो इस प्रकार के डोनेशंस को नॉन कॉर्पस या जर्नल डोनेशन कहा जाता है। इसको आपको खर्च करना है अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स पे। इसका आपको ज़्यादा डिटेल्ड में ब्यौरा देना पड़ेगा, यही आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का आधार बनेगी। तो आज से आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पस डोनेशन क्या होती हैं और हमें कितना ज़्यादा साइंटिफिक होकर चलना है डोनेशंस इकट्ठी करते समय। डोनर को यह बताना ही होगा, आपको रसीद बुक में टिक करवाना ही होगा, नहीं तो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साबित करेगा कि ये एलिगेशन लगाएगा कि ये कॉर्पस डोनेशंस नहीं थी और आप कहेंगे कॉर्पस डोनेशंस थी। फिर आप डोनर के पीछे भागेंगे, उससे एफिडेविट लेना पड़ेगा। तो इसको आज ही रसीद बुक में प्रिंट करवाएं कि जब भी कोई डोनर आपको डोनेशन दे रहा है किस प्रकार की डोनेशन है वो। तीसरा पॉइंट, देखिए एनजीओ में 2 प्रकार के एग्जम्पशंस के पिलर होते हैं। एक होता है सेक्शन 11, सेक्शन 12 की एग्जम्पशन, और एक कुछ एनजीओ होते हैं जो सेक्शन 10 क्लॉज 23C की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं।
इन्हें हम दो अलग अलग एग्जम्पशन रिजीम कह सकते हैं। आपके एनजीओ में कौन सी एग्जम्पशन रिजीम एप्लीकेबल है? सेक्शन 11, सेक्शन 12 की एग्जम्पशन को क्लेम करते समय क्लेम करने से पहले आपको सेक्शन 12A(B) में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जबकि सेक्शन 10 क्लॉज 23C में आपको अप्रूवल ग्रांट की जाती है। रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। आमतौर पे देखा जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ ये जनरली सेक्शन 10 क्लॉज 23C के रास्ते पे चलती हैं, जबकि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ एनजीओस सेक्शन 11, सेक्शन 12 की एग्जम्पशन के रास्ते पे चलते हैं। तो आपके एनजीओ में कौन सी एग्जम्पशन रिजीम है? क्या इसकी जानकारी है आपको? क्या इस पे एक डिटेल्ड डिस्कशन हो गया है आपका अपने टैक्स काउंसिल के साथ, अपने ऑडिटर्स के साथ, कि टैक्स एग्जम्पशन लेते समय आप कौन से सफ़र पे निकल रहे हैं? देखिए, जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं तो आप ये बिल्कुल गौर नहीं करते कि वो पेट्रोल आप HPCL से भरवा रहे हैं या BPCL से भरवा रहे हैं, दोनों सेम ही तो हैं। इसी प्रकार से सेक्शन 12AB की एग्जम्पशन और सेक्शन 10 क्लॉज 23C की एग्जम्पशन, आज के दिन गवर्नमेंट ने इन दोनों एग्जम्पशन रिजीम को एकदम पैरेलल कर दिया है। तो इस बात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला आपके एनजीओ में होना ही चाहिए कि आप किस एग्जम्पशन रिजीम पे चल रहे हैं। अगला पॉइंट, क्वालिटी ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके, देखिए, आप एक ट्रस्ट आपने अभी नया बनाया है या पिछले 15 साल से चल रहा है। प्रैक्टिकली हुआ क्या है, ट्रस्ट बनाने के लिए, सोसाइटी बनाने के लिए आप केवल एक डॉक्यूमेंट राइटर के पास गए थे। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए आप किसी कंपनी सेक्रेटरी, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए थे। मेन ऑब्जेक्ट्स को ड्राफ्ट करते समय आपने सचमुच में वो पेन नहीं लिया है, आपने ये कार्य किसी और पे ही छोड़ दिया था। डॉक्यूमेंट राइटर ने ट्रस्ट डीड बनाते समय या सोसाइटी के बाइलॉज लिखते समय मेन ऑब्जेक्ट्स में 50 मेन ऑब्जेक्ट्स डाल दिए हैं। अगर आपकी भी ट्रस्ट डीड में, बाइलॉज में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स लिखे पड़े हैं, तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा। जो पीछे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उस जजमेंट को भी हमें ध्यान में रखना है कि आज ही अपने एनजीओ में फिर से अपने मेन ऑब्जेक्ट्स में एक एक ऑब्जेक्ट को इवैल्यूएट करें। किन किन ऑब्जेक्ट्स में कॉमर्शियल कंपोनेंट, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं, अगर उनको डिलीट किया जा सकता है तो डिलीट करवाएं। अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफाइन करें, फिल्टर लगाएं इस पे, इसको प्यूरिफाई करें और केवल बहुत ही स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक मेन ऑब्जेक्ट्स आपके एनजीओ में होने चाहिए। देखिए, कानून बहुत सख्त हो चुका है। आज के दिन टैक्स एग्जम्पशंस को क्लेम करने का जो कानून है वो इतना सख्त हो चुका है। मैं इसका आपको एक उदाहरण देता हूं। आपका एक एनजीओ है जिसमें आपने डोनेशन कलेक्ट की स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। लोगों ने आपको डोनेशन दी कि हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन आपने इस डोनेशन को खर्च कर दिया गायों को चारा खिलाने में, गौशाला को चलाने में, जो कि आपके मेन ऑब्जेक्ट्स में कहीं था ही नहीं। तो इसे इनकम टैक्स कानून के अनुसार एक स्पेसिफिक वायलेशन माना गया है। इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम आपका है, इस पर 30% टैक्स लायबिलिटी आपकी फिक्स कर सकता है कि आपने एक स्पेसिफाइड वायलेशन किया है, आपने अपने मेन ऑब्जेक्ट्स पे खर्च ना करके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स पे खर्चा किया है, विच अमाउंट्स टू स्पेसिफिक वायलेशंस, और इस पे 30% की टैक्स डिमांड आपसे ज़रूर मांगी जाएगी।
इसीलिए मेरी राय आपको ये है कि फिर से अपनी संस्था में यदि आपके भी ट्रस्ट डीड में 20-50 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, ट्रस्ट डीड को पिछले कई सालों से, दशकों से बदला ही नहीं गया है, तो समय आ चुका है एक एक ऑब्जेक्ट को फिर से एग्जामिन करने का और डिसाइड करने का। 5वां पॉइंट, इनकम टैक्स कानून में एक सेक्शन होता है सेक्शन 115 BBI। ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन कहता है कि यदि आपकी टैक्स एग्जम्पशन को, ये जो प्रोविजनल बेसिस पर हर एनजीओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन लिए जा रहा है, सेक्शन 12 AB का या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का, जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे तब क्या होगा? यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज से 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद ये पाया कि आपने जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया है, ये रजिस्ट्रेशन तो आपको मिलना ही नहीं चाहिए था, आपने गलत तथ्यों के आधार पर, गलत सूचनाओं के आधार पे आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिया है, आपकी तो एक्टिविटी से कॉमर्शियल है, तो ऐसे में सेक्शन 115 BBI आपके एनजीओ पे लगा दिया जाएगा और पिछले सभी सालों में आपसे 30% की दर से टैक्स की डिमांड कर ली जाएगी। आखिरी पॉइंट, एक ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी अपनी टैक्स रिटर्न भरती कैसे है? कैसे काम करता है टैक्स एग्जम्पशन का स्ट्रक्चर? ये भी आपको समझना होगा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। ट्रस्ट, सोसाइटीज़, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में जो टैक्स रिटर्न भरने का जो पैटर्न होता है, ये कॉमर्शियल कंपनी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। सरकार हमसे कहती है आपने जो भी डोनेशंस, वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशंस इकट्ठे किए हैं, यदि आप इसे खर्च कर देंगे अपने मेन ऑब्जेक्ट्स को परस्यू करने में, तो हम आपसे किसी प्रकार की कोई टैक्स की डिमांड नहीं करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की बेहद ज़रूरत है। आप एक ट्रस्ट हैं, आपने वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू 1 लाख रुपए की डोनेशंस इकट्ठी की, तो अब आपको इस 1 लाख रुपए को खर्च करना है अपने मेन ऑब्जेक्ट्स को ही परस्यू करने में। यदि आपको टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करनी है, तो सबसे पहला पॉइंट, आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेक्शन 12 AB का अथवा सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये पहली शर्त है। यदि आपके पास ये रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल है, तो अब बात करते हैं 15% के फ्री एक्यूमुलेशन की। आपने 1 लाख रुपए की वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशंस कलेक्ट किए हैं, इसमें से 15,000 रुपये यदि आप चाहें, यानी कि 15% अमाउंट को आप अनकंडीशनली अपनी मर्जी से भविष्य के लिए संचित कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं फ्री एक्यूमुलेशन, अनकंडीशनल एक्यूमुलेशन। मेरे एग्जाम्पल के अनुसार मान लीजिए एक एनजीओ में आपने 1 लाख रुपए की डोनेशंस कलेक्ट की, लेकिन आप खर्च कर पाए केवल 50,000 रुपये ही, तो क्या बाकी के 50,000 रुपये पर हमें 30% टैक्स पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस एंड आंसर इज नो। यदि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ग्रांट किया हुआ कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इस बाकी के 50,000 रुपये पर आपसे सीधा 30% टैक्स मांग लिया जाएगा। और यदि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ग्रांट किया हुआ सेक्शन 10 क्लॉज 23C या सेक्शन 12 AB का रजिस्ट्रेशन है, तो आपके पास 2 चॉइस हैं। 15% एक्यूमुलेशन की फैसिलिटी आपके पास है, आप केवल 50,000 ही खर्च कर पाए, बाकी 50,000 रुपए को यदि आप अगले 5 सालों तक भी संचित कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताइए कि साहब देखिए ऐसा है, हमने 1 लाख रुपए की डोनेशंस रिसीव की थी,
कुछ कारणों से हम खर्च ही नहीं कर पाए, तो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है 50,000 रुपये। इस 50,000 में से 15% तो फ्री एक्यूमुलेशन है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है। बाकी बचे 35,000 रुपये। इस 35,000 रुपये को टैक्स रिटर्न भरने से पहले यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर देंगे फॉर्म 9A पर कि साहब इस 35,000 रुपये को हम भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 होता है इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें कुछ कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट्स दिया है कि हम इस 35,000 रुपये को किसी FD में, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में, किसी और इन्वेस्टमेंट जो एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट है उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। तो फिर इन 35,000 रुपयों को आप भविष्य के लिए संचित कर सकते हैं मैक्सिमम फॉर द 5 ईयर्स। अगले 5 साल में जब भी आप उचित समझें इस 35,000 को खर्च करने का समय आ गया है, तब आप इसे खर्च कर सकते हैं। और आज टैक्स रिटर्न भरते समय आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो आई होप इन 5-6 पॉइंट्स को जानने के बाद ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में टैक्स एग्जम्पशंस को कैसे मेंटेन किया जाए, टैक्स एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, और हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को कितना ज़्यादा प्यूरिफाई करना है, उनकी सेंटिटी को बनाए रखना है, कितनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, इन सब पे हमें एक बार फिर से री एग्जामिन करना होगा। जिसमें मेरे को पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके जीवन में, आपके NGO के जीवन में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए साहब, जुड़े रहिए इसी प्रकार से। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और भविष्य में हम और ज़्यादा, अब हमारे वीडियोस और ज़्यादा रिसर्चफुल होते जाएंगे। तो NGO वर्ल्ड पर और बारीकियों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।